बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की दिल्ली चुनाव में ग्रैंड एंट्री होने जा रही है। योगी उन इलाकों से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे जहां दंगों के दौरान नफरत की चिंगारी भड़की थी। ऐसे में अब योगी का उन तमाम विधानसभा सीटों पर हिंदुत्व की अलख जगाने वाले हैं जिसका एकमुश्त फायदा सीधे तौर पर बीजेपी प्रत्याशियों को संभव है। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एमआईएम योगी के मिशन से टेंशन में है, क्योंकि इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ सामाजिक समरसता का संदेश देंगे। जाति से अलग बात सनातन धर्म की होगी और चुनावी मंच से हिंदुओं को एकजुट करने का पैगाम दिया जाएगा। सनातन धर्म का सम्मान करो, सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कुछ सुरक्षित है। दिल्ली के दंगल में योगी की एंट्री उस वक्त हो रही है जब चुनावी सरगर्मियां पीक पर हैं। विकास और मुफ्त की योजनाओं की बारिश हो रही है। ऐसे में बुलडोजर वाले बाबा यूपी मॉडल से दिल्ली में बीजेपी को विजय मॉडल दिलाने के लिए ताल ठोकने वाले हैं, जिससे अब विरोधियों के भी कान खड़े हो गए। दिल्ली में योगी की रैली से सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस, एआईएमआईएम के खेमे में भी हलचल मच चुकी है। ओवैसी के दंगाई नेता सत्ते में आ चुके हैं क्योंकि बीजेपी ने 23 जनवरी से चुन कर योगी आदित्यनाथ की रैली प्लान की है। सीएम योगी दिल्ली में 12 जनसभाएं करेंगे। किराड़ी, उत्तम नगर, जनकपुरी से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद गोंडा, शाहदरा, द्वारका में भी जनसभा करेंगे और रैलियों की लिस्ट में बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पटपड़गंज जैसी सीटें भी शामिल हैं, जहां जनता से बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इस चुनाव में न सिर्फ बीजेपी 26 साल बाद कमबैक करने के मकसद से मैदान में है, बल्कि इस चुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है और इसे बचाने के लिए बीजेपी ने योगी के सहारे ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। दिल्ली के चुनावी शोर में कौन कितना अमीर है, अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा एक दूसरे की संपत्ति का ब्यौरा अब जनता के सामने परोस रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर खुद को आम आदमी का नेता बताने वाले इतने अमीर कैसे हो गए, कैसे उनकी प्रॉपर्टी तेजी से बढ़ने लगी। अब इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। और परवेश वर्मा पर अटैक आप नेता सौरभ भारद्वाज की तरफ से हुआ। उन्होंने परवेश वर्मा की प्रॉपर्टी के वो सारे कागजात सामने ला दिए जिसके मुताबिक वो करोड़ों के मालिक हैं। 3 करोड़ 20 लाख से 96 करोड़ 50 लाख पे पहुंचे हैं माननीय सांसद जी 5 लाख के अंदर 5 साल के अंदर। और इनके जो टोटल एसेट्स हैं, तो जो अगर मैं आपकी सिर्फ इनकी मूवेबल एसेट्स के अंदर इनकी परसेंटेज ग्रोथ बताऊं तो बड़े बड़े बिजनेस हाउस जो है और बड़े बड़े जो बिजनेस स्कूल हैं वो इनके घर आ जाएंगे कि ये आप हमारे स्टूडेंट्स को भी सिखाओ कि कैसे होता है जादू। इनका 2915% ग्रोथ है। दरअसल नामांकन में सिर्फ परवेश वर्मा ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिस पर परवेश वर्मा सवाल उठा चुके हैं और उनके शान और शौकत पर निशाना साध चुके हैं। जो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, आज उनके साथ में 50 गाड़ियां चलती हैं और 50 गाड़ियों में 400 पुलिस के लोग चलते हैं। ऐसे में अगर परवेश वर्मा और केजरीवाल की संपत्ति को समझे तो परवेश वर्मा के पास करीब 90 करोड़ की कुल संपत्ति है, तो अरविंद केजरीवाल के पास 1 करोड़ 73,46,000 के करीब संपत्ति है। परवेश वर्मा की पत्नी के पास करीब 17 करोड़ 53 लाख की संपत्ति है, तो वहीं केजरीवाल की पत्नी के पास 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। और इसी संपत्ति को लेकर परवेश वर्मा आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। तो बीजेपी भी अपने अंदाज में खुद को आम आदमी पार्टी का नेता बताने वाले अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या बांग्लादेशी का मुद्दा फिर से जोर पकड़ चुका है। बीजेपी घुसपैठिए को खदेड़ने की बात कह रही है और सरकार बनने पर सबसे पहले डिटेंशन सेंटर बनाने का ऐलान कर चुकी है। क्योंकि सैफ अली खान के हमलावर का बांग्लादेशी कनेक्शन निकलने के बाद बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी आ गई और दावा किया जा रहा है कि इन बांग्लादेशियों के खिलाफ सबसे पहले दिल्ली में सफाई अभियान चलाया जाएगा। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को दिल्ली से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। डिटेंशन सेंटर पहले 30 दिन में भाजपा की सरकार बनने के बाद बनाएंगे और सबको उठा कर डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। जो भी घुसपैठिया दिल्ली में रहता है, रोहिंग्या को रहता है। बीजेपी इससे पहले भी विरोधियों पर वोट जिहाद का आरोप लगा चुकी है। बांग्लादेशी रोहिंग्या को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की संभावना जता चुकी है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी आप पर चौतरफा हमलावर है। जो AAP है ना, वो A अराजकता के लिए भी जाना जाता है, अलगाववाद के लिए भी जाना जाता है, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए भी जाना जाता है, अपराधियों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है?
दरअसल दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती आबादी सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है। इसकी वजह से कुछ इलाकों की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव भी आया है। ऐसे में अब बीजेपी ऐलान कर चुकी है, अगर सरकार बनी तो सबसे पहले दिल्ली में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल नई स्कीम लेकर आए थे, सफाई कर्मचारियों को मकान दिलाने की स्कीम। अब आम आदमी पार्टी के इसी सरकारी दांव पर तनाव बढ़ चुका है। बीजेपी के नेता अब जमीन पर उतर चुके हैं और मौजूदा सरकारी फ्लैट्स का रियलिटी चेक कर दिखा रहे हैं। दिल्ली में ये वो सरकारी फ्लैट्स हैं जिसकी हालत जर्जर हो चुकी है। जमीन पर बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन रखरखाव नहीं होने की वजह से पेड़ पौधे उग चुके हैं। अब इन्हीं तस्वीर के जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है। बीजेपी का दावा है कि 50,000 से अधिक फ्लैट खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। केंद्र सरकार का 60% से ज्यादा पैसा इन फ्लैट्स में लगा है। ये फ्लैट सफाई कर्मियों को दिए जा सकते थे, लेकिन केजरीवाल जानबूझकर बाधा डालते रहे हैं। यानी जिन सफाई कर्मियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सब्सिडी पर जमीन मांगी और उस पर मकान बनवाने का दावा किया, अब उसी मकान पर घमासान मच गया है। आज जब चुनाव सर पर है तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है। लेकिन इसकी जिद के कारण गरीब लोग सड़क पर सोने को मजबूर है। साफ है बीजेपी इसके लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार मान रही है। तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के बाद नए फ्लैट्स देने का वादा कर रही है। अब जनता को तय करना है किसके दावों में कितना दम है। एक सीट, 40 स्टार प्रचारक और साख पर 2 दिग्गज चेहरों की प्रतिष्ठा। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स की वो प्रयोगशाला बन गया है जहां हर कोई अपने अपने प्रयोग कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर के लिए प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक सीट पर प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव का नाम शामिल है। इसके अलावा शिवपाल यादव को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का भी नाम शामिल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम है आजम खान। जेल में बंद आजम खान क्या प्रचार करने पहुंचेंगे? अगर नहीं तो अखिलेश यादव आजम के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मिल्कीपुर में आजम के जरिए अखिलेश कौन सी सियासत साधना चाहते हैं, ये राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स को समझना चाहिए। मिल्कीपुर से पहले 9 सीटों पर जब उपचुनाव हुआ था तो कुंदरकी में बीजेपी ने एक प्रयोग किया। 65% मुस्लिम मतदाता वाली सीट पर बीजेपी के भाईजान मॉडल ने ऐतिहासिक विजय दिलाई। मिल्कीपुर में भी वोटर करीब 30,000 के आसपास हैं। अखिलेश नहीं चाहते कि नेक टू नेक फाइट में एक भी वोट का गणित बिगड़े। शायद यही वजह है कि सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम भी शामिल है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो अखिलेश आजम का जिक्र करते हैं, न जेल में उनसे मिलने पहुंचते हैं। बस उन्हें कागजों में याद रखा जाता है, जैसे लिस्ट में आजम का नाम। हालांकि सपा के 40 स्टार के जवाब में बीजेपी से पहले आरएसएस का कैडर एक्टिव हो गया है। बीजेपी यहाँ कुंदरी मॉडल को एक्सटेंड कर नया प्रयोग कर रही है। बीजेपी के पास अब दलित कैंडिडेट हैं। सवर्ण वोटर पहले भी बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में बीजेपी मुस्लिम वोट में भी सेंध मारने की कोशिश करेगी और इसके लिए पार्टी ने कई मंत्रियों को मैदान में उतार रखा है। यानी भले ही सपा की जैसी स्टार लिस्ट बीजेपी ने ना जारी की हो, लेकिन एक बात तो साफ है, ग्राउंड पर बीजेपी के भी उतने ही चेहरे मोर्चा संभाले हैं जितने चेहरों को उतारने का अभी तक अखिलेश सिर्फ प्लान बना रहे हैं। योगी के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के एक बयान से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया है, या यूं कहें कि बीजेपी में बवाल मच गया है, क्योंकि निषाद ने ये दावा कर सनसनी फैला दी कि बीजेपी में विभीषण है। अब सवाल उठता है कि यूपी बीजेपी में विभीषण कौन है? संजय निषाद किस विभीषण को लोकसभा में हार का जिम्मेदार बता रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए। विभीषण वही है ना जो सपा बसपा में रहे तो निषादों का हिस्सा लूटा जा रहा था, मलाई खा रहे थे। अब फिर यहाँ भी आ गए तो जहाँ थे वहाँ डूब गई सपा बसपा कांग्रेस। अब यहाँ आ रहे इसको भी डुबा रहे हैं। अब भाजपा में रहकर भाजपा के विरोध में वोट डलवाए उसे भी विभीषण कहा जाएगा ना। यानी एसपी बीएसपी से आए नेता ही अगर संजय निषाद के निशाने पर हैं, तो यकीन मानिए आधी यूपी बीजेपी सवालों में आ जाएगी। खैर नाम तो नहीं गिनाएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि संजय निषाद के इस बयान के मायने क्या हैं। हो सकता है संजय निषाद किसी समकक्ष ताकतवर नेता से लड़ रहे हों। हो सकता है कि संजय निषाद बीजेपी पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है कि संजय निषाद 2027 की गोलबंदी करने में जुट गए हों। जो भी हो, एक बात तो साफ है कि संजय निषाद ने गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दी है। जो छेदा करने वाले हैं उन्हें उठाकर फेंकना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, हम तो नाविक हैं, हम लोग हैं, बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि जो छेदा करने वाले हैं नाव में उन्हें उठा के भगाए। यानी एक तरह से ये बीजेपी विनम्र वार्निंग भी कि भाई नुकसान इसी ने कराया। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने कथित विभीषण को बाहर ना किया तो संजय निषाद क्या करेंगे? क्या 27 में अलग चाल चलेंगे या सत्ता से साथ जुड़े रहेंगे?
संगम नगरी प्रयागराज में सनातनी मेला हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज महाकुंभ में अमृत स्नान कर चुके हैं। ऐसे में नजर अब उन सियासतदानों पर है जो महाकुंभ में खामी निकाल रहे हैं या फिर कुंभ आने का मन बना रहे हैं, जिसमें नया नाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का है। पहले दावा किया गया कि विपक्ष के दिग्गज नेता कुंभ में डुबकी लगाएंगे, तो अब बीजेपी के सांसद रवि किशन कुंभ का विरोध करने वाले नेताओं को प्रयागराज आने का न्योता दे रहे हैं। अखिलेश जी को या जो भी बोल रहे हैं, जो भी विरोधी पक्ष है, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, सबको जाना चाहिए। इतना स्वच्छ जल तो 75 साल में नहीं था। इतना स्वच्छ जल इस वक्त किया सरकार को, डबल इंजन सरकार, मोदी योगी जी को दिल से साधुवाद। दरअसल महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले और अयोध्या से दूरी बनाने वालों के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हो चुकी है। आस्था के इस मेले से बीजेपी यूपी में 27 का संदेश दे रही है और निशाने पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं। तो अखिलेश यादव जी को बड़ी जलन हो रही है कि लोग कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में डुबकी लगाने क्यों आ रहे हैं, देश भर से क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर से क्यों आ रहे हैं। चैनी का कारण 27 का जो सत्ताधीश बनना चाहते थे, 47 तक की उम्मीद उनकी खत्म हो गई है। यानी इस महाकुंभ के जरिए अब यूपी में 27 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है और सीएम योगी की भव्य तैयारियों का संदेश दिया जा रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब अपनों के निशाने पर आ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि जीतू पटवारी नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से जो बयान दिया उससे कांग्रेस के अंदर की लड़ाई सामने आ गई। कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का गुटबाजी, या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या तो वहीं दूसरी ओर जीतू पटवारी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधने का मौका मिल गया। जीतू पटवारी जी बहुत सही बोल रहे हैं। मैं तो पहले से भी कहता है, जिस प्रकार से उनकी पार्टी के नेता ही भारतीय राज्य के बारे में जो कमेंट्स कर रहे हैं, एक प्रकार से देशद्रोही की भाषा वो बोलते रहे हैं। दरअसल 27 जनवरी को महू में कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसकी तैयारी के सिलसिले में जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होगी और इसका पूरा खाका अब तैयार हो चुका है। इसकी नियमावली को भी धामी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है और ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार इसे गणतंत्र दिवस के मौके पर लागू कर सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें यूसीसी का प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान कैबिनेट ने नियमावली के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। महाकुंभ हो रहा है इस समय प्रयागराज में, उस महाकुंभ में भी हमारे यहीं का जल जा रहा है। माँ गंगा ही जो है सबको जो है वहाँ पवित्र कर रही है। इसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी पूरे देश को आने वाले समय में लाभ देने का काम करेगी। इस कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में सबके लिए समान कानून बन जाएगा। साथ ही समान नागरिक संहिता का वेब पोर्टल 21 जनवरी को पहली बार प्रदेश भर में एक साथ उपयोग में आएगा। फिलहाल ये कवायद सरकार के मॉक ड्रिल का हिस्सा होगी। इसके बाद यूसीसी को लागू किया जा सकता है। मॉक ड्रिल में यूसीसी का प्रशिक्षण ले रहे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में यूसीसी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, जिसके जरिए विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, वसीयत जैसी सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि यूसीसी लागू होने के बाद आम लोगों को उससे संबंधित सेवाएं मिलने में कोई तकनीकी बाधा न आए। हालांकि मुस्लिम समाज के पैरोकारों को उत्तराखंड सरकार के इस कदम में खोट नजर आता है। ये यूसीसी एकतरफा लागू किया जा रहा है और इससे कोई विकास होने वाला नहीं है, बल्कि ये समाज को जोड़ने के बजाय समाज को तोड़ने वाला ये यूसीसी बिल है। इस राजस्थान के डूंगरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर आवास के सामने इकट्ठा हुए और हाथों में कांग्रेस के झंडे लिए कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने का प्रयास करने लगे, जिन्हें समझाने के लिए अधिकारी पहुंचे। काफी देर तक समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं हुए और वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसा दी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।
उसके बाद मौके पर एएसपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाया और प्रदर्शन स्थल पर ही ज्ञापन लिया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और राज्य की बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार सभी परेशान हैं। गौमूत्र के औषधीय गुणों पर तो कई बार बहस छिड़ चुकी है, लेकिन अब आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने गौमूत्र के औषधीय गुणों की तारीफ की है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। दरअसल आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो गौमूत्र के औषधीय गुणों की तारीफ कर रहे हैं। वी कामकोटी के मुताबिक एक बार तेज बुखार में एक सन्यासी ने गौमूत्र पिया और फौरन ठीक हो गए। कामकोटी 15 जनवरी को मठ पोंगल के दिन गौ संरक्षणशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में आए थे। वो गायों की देसी नस्ल की रक्षा और जैविक खेती अपनाने के महत्व पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गौमूत्र से बुखार ठीक होने का किस्सा सुनाया। वी कामकोटी के मुताबिक एक सन्यासी को तेज बुखार आया। लोग डॉक्टर बुलाना चाहते थे, लेकिन सन्यासी, जिनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा गौमूत्र पिवामी। तुरंत ही गौशाला में थोड़ा गौमूत्र लाया गया। सन्यासी ने उसका सेवन किया और 15 मिनट में उनका बुखार गायब हो गया। और अब उनके इस बयान पर तमिलनाडु में राजनीति तेज हो गई है। डीएमके और कांग्रेस पार्टी के नेता उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं ने कामकोटी के बयान की प्रशंसा की है। 76वें गणतंत्र दिवस पर सेना की तीनों टुकड़ियां शौर्य प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं और इसके लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इंडियन आर्मी का रिहर्सल भी जारी है, जिसकी एक शानदार तस्वीर अब सामने आई है। आसमान में गड़गड़ाते MI-17 हेलीकॉप्टर और जमीन पर पोजीशन संभाले दुश्मन की काल पीनक मिसाइल, ये जंग का मैदान नहीं बल्कि गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी है। देश की राजधानी में कर्तव्य पथ पर शौर्य प्रदर्शन के लिए सेना का जोश हाई है। भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियां पूरे जोश के साथ तैयारी कर रही है और तैयारियां अंतिम चरण में है। ये तस्वीरें सेना के उसी रिहर्सल का हिस्सा है जो किसी भी भारतीय को जोश और गर्व से भर दे। लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है। असली शौर्य प्रदर्शन 26 जनवरी को जब होगा तो पूरी दुनिया इसकी गवाह बनेगी। इस बार परेड में भारतीय सेना के 6 मार्चिंग दल शामिल होंगे, जिनमें गार्ड्स की ब्रिगेड, महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, जम्मू और कश्मीर राइफल्स और सिग्नल कोर की टुकड़ी शामिल होगी। इन टुकड़ियों के साथ आर्मी बैंड की मधुर धुन भी परेड में सुनाई देगी। साथ ही सेना के अत्याधुनिक हथियार, घातक मिसाइलें और किलर टैंक भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों को यहां आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। और सोपोर की सबसे ऊंची चोटी पर जालूर गांव के पास घुसपैठ कर रहे कुछ आतंकवादियों को घेर लिया गया। सेना का पूरा इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त हम सोपोर इलाके के जलूरा गांव के आखिरी गांव जो गुज्जर पट्टी है बस्ती, वहां पर है, जो पहाड़ी और बस्ती का ये दामन जो है वो मेल खाता है पीछे। और यहीं पर कल शाम करीबन 7 बजे के आसपास जो है एक हाइडआउट जब बस्ट करने जम्मू कश्मीर पुलिस और उनके साथ अन्य सुरक्षा बल पहुंचे, तो उस हाइडआउट के बीच से जो जंगल में बना हुआ था, गोलियां सुरक्षा बलों पर चली। दरअसल रविवार को ही सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि गुज्जरपट्टी में आतंकियों की घुसपैठ हुई है और जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान मौके पर पहुंचे, अंदर से आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। अंधेरे की वजह से रात को अभियान रोकना पड़ा, लेकिन सुबह से तलाशी अभियान को फिर शुरू किया गया। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ताहिर हुसैन की जमानत पर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। वहीं अब इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने इंटरिम बेल मांगी थी। हम आपको बता दें कि MIM ने मुस्तफाबाद विधानसभा से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। हाईकोर्ट से याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। महाकुंभ से मथुरा काशी के मुक्ति का रास्ता खोजा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए 24 जनवरी को मार्गदर्शक मंडल की बैठक भी बुलाई है और इसी बैठक से मथुरा काशी के मुक्ति संग्राम पर नई रणनीति बनाई जाएगी। अयोध्या में प्रभु राम की वन वापसी के बाद अब मथुरा और काशी ही संतों का सबसे बड़ा लक्ष्य है और महाकुंभ वो शुभ संगम है जहां से मथुरा काशी को कब्जा मुक्त कराने का रास्ता खोजा जा रहा है। 1984 में संतों ने जो संकल्प लिया था, अब उस संकल्प को पूरा करने की घड़ी आ गई है। मथुरा एजेंडे में रहेगा जो संत सम्मेलन मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी। 1984 से है, हमेशा रहेगा। उसको प्राप्त करने का संकल्प डाइल्यूट नहीं हुआ है। 26 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद मथुरा काशी को लेकर एक बड़ा ऐलान करने वाली है।
जहां मथुरा काशी की मुक्ति पर न सिर्फ रणनीति बनेगी बल्कि यहीं से एक नए आंदोलन का आगाज भी हो सकता है। काशी मथुरा ये 1984 से संतों ने तय किया हुआ संकल्प है। इस संकल्प को हमें प्राप्त करना है। यानी वीएचपी ने तय कर लिया है कि अब वक्त संकल्प सिद्धि का है। मार्गदर्शक मंडल की बैठक बुलाई गई है। इसी मार्गदर्शक मंडल के धर्मदेश पर मिशन मथुरा काशी शुरू होगा। आलोक जी ने जो ये बात कही है, ये हमारे सपने को साकार करेगी और पूरा सनातनी जगत हम सब मिलकर कृष्ण भूमि को भी, काशी विश्वनाथ को भी मुक्त करेंगे। यानी सनातन गर्व महाकुंभ पर्व से एक तरफ सनातन बोर्ड का रास्ता खोजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ मथुरा काशी के मुक्ति का मार्ग और मौनी अमावस्या से पहले ही इन दोनों मुद्दों पर संतों का फैसला आ जाएगा। इसी के बाद तय होगा कि काशी मथुरा के मुक्ति संग्राम का आगाज कब होगा। उत्तर प्रदेश में कोई भी दिन आम नहीं होता। यहाँ हर दिन सियासी फ्लेवर बदलता रहता है। अब तितली वर्सेस त्रिशूल की एक नई जंग छिड़ गई है। आगरा में स्ट्रीट लाइट्स पर शिव त्रिशूल लगाए जाने से जो मुसलमान लोग हैं वो भड़के हुए हैं। यानी सड़क पर सजावट के लिए लगा त्रिशूल भी अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा। सवाल यह है कि सजावट में तितलियां लगे या त्रिशूल, किसी को दिक्कत क्या है? अगर नियॉन तितलियां अभी तक उड़कर किसी पर नहीं बैठती थी तो क्या स्ट्रीट लाइट पर लगा त्रिशूल चुप जाएगा? मोहब्बत की नगरी में शिव के त्रिशूल से किस किस को इतनी नफरत है? अगर नफरत नहीं तो ये कैसा विरोध? आगरा की सड़कों पर कल तक यहाँ नियॉन तितलियां लगी थी, वहाँ स्ट्रीट लाइटों पर त्रिशूल लगाने का विरोध क्यों हो रहा है? आगरा एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पे सभी देशों के लोग आते हैं और आगरा में जिस तरीके से धर्म का प्रचार करने का कार्य हो रहा है वो अनुचित है। दरअसल आगरा में शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हाथी घाट से शमशान घाट तिराहे के बीच यमुना किनारा रोड पर ये त्रिशूल लगाए जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइटों के ऊपर गोल्डन कलर के ये त्रिशूल दूर से ही सहर्षी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि एक तरह से ये ट्रायल भी है, लेकिन कई लोग इसे हिंदू धर्म से जोड़कर फसाद खड़ा कर रहे हैं। भी ये मुगल जो विरासत है, किला, ताजमहल और इस तरह की जो इमारतें हैं वो हमारी तहजीब को नुमाया करती है, हमारे कल्चर को दर्शाती है कि ज्यादा यहाँ पर जो है ये लगाना कि आप त्रिशूल लगाएं या शंकर की मूर्ति लगाएं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं ये बात समझ में नहीं। दरअसल आगरा की सड़कों पर पहले तितली के आकार वाली नियॉन लाइटें लगी थीं, लेकिन वो जल्दी खराब हो गईं। अब ट्रायल के तौर पर त्रिशूल से स्ट्रीट लाइटों को सजाया जा रहा है, लेकिन हैरत देखिए, शहर के सौंदर्यीकरण में भी लोगों ने मजहब ढूंढ लिया और ऐसे विरोध करने लगे जैसे त्रिशूल उन्हें कहीं चुभ ना जाए। आपने ये लाइनें तो सुनी ही होंगी कि ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये लाइनें ऐसे ही नहीं कही गई। उत्तर प्रदेश के बस्ती से जो खबर है वो हम आपको बताते हैं, जहां प्यार के लिए सद्दाम ने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और सनातनी शिवशंकर बन गया। सद्दाम से शिवशंकर बने शख्स का दावा है उसने हिंदू धर्म से लगाव के चलते ऐसा किया। हालांकि सच ये भी है कि उसने अपना प्यार पाने के लिए ऐसा किया। एक तरफ धर्म बदला और दूसरी तरफ अपनी हिंदू प्रेमिका से शिव मंदिर में 7 फेरे लेकर शादी कर ली। नाम सद्दाम था, मैं हिंदू से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपना धर्म बदल दिया। वो हिंदू है, शिवशंकर नाम रखा हूँ। सद्दाम की घर वापसी की कहानी उनकी प्रेम कहानी से जुड़ी है। सद्दाम हिंदू लड़की से प्रेम करते थे। इश्क में मजहब बड़ी बाधा थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेमी प्यार में आग का दरिया भी तैर जाते हैं। सद्दाम ने भी यही फैसला लिया। पहले हिंदू धर्म को समझा और जितना जाना वो उन्हें सनातन से उतना ही लगाव होता गया। फिर तय हुआ कि सद्दाम अब शिवशंकर बनेंगे। शिवशंकर ने हिंदू धर्म कबूल किया है और हिंदू संगठन से निवेदन है कि इसके मतलब कोई जोर या दबाव कोई बदतमीजी न करे। यानी सद्दाम अब शिवशंकर बनकर महादेव की शरण में आ चुके हैं और इसी के साथ 2 प्रेमियों की 10 साल पुरानी प्रेम कहानी भी मुकम्मल हो गई। हिंदुत्व की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब अपनी नई सेना तैयार कर रहे हैं, जिसका मकसद देश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है और धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश करना भी है। इसकी शुरुआत धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने आदिवासी सम्मेलन में नई सेना का ऐलान भी कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए हनुमान चालीसा बागेश्वर सेना का गठन करने जा रहे हैं। इसके लिए आदिवासियों को जोड़ा जाएगा। हिंदुत्व को बचाने के लिए जिलों जिलों में, गांव गांव में, कॉलोनी कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा। बागेश्वर की सेना में खासकर उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो कट्टरपंथियों के लिए सॉफ्ट टारगेट हैं। चाहे पिछड़े समाज के लोग हों या फिर आदिवासी, उन्हें सनातन धर्म का पाठ पढ़ाया जाएगा और सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। धीरेन्द्र
शास्त्री का दावा है कि कुछ ईसाई मिशनरी जंगलों और गाँवों में जाकर आदिवासियों को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाल फिलहाल में धर्मांतरण के कई मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में इस पर लगाम लगाने और देश के आदिवासियों को इन धर्म विरोधियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए बागेश्वर सेना का गठन किया जा रहा है। श्री सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्रिकेट की पिच पर उतरे। नेट प्रैक्टिस पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते नजर आए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। छतरपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अनोखा अंदाज नजर आया। बैट बॉल लेकर बाबा बागेश्वर मैदान में उतरे तो उनके साथ बिजावर के बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला भी आ गए और फील्डिंग का जिम्मा संभाला सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने। बस फिर क्या था, शुरू हो गया हाई वोल्टेज मैच। पहले विधायक जी ने बाबा बागेश्वर की गेंदों पर चौके छक्के लगाए। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने विधायक राजेश शुक्ला को 2 बार क्लीन बोल किया। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने बल्ला संभाला और विधायक जी की गेंद पर छक्का जड़ दिया। इस दौरान बाबा की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी फील्डिंग कर रहे थे। दरअसल बाबा बागेश्वर का क्रिकेट प्रेम किसी से छिपा नहीं है। जब भी समय मिलता है वो क्रिकेट खेलते हैं। खुद को फिट रखने के लिए बाबा बागेश्वर ने गढ़ा गाँव में पिच बनवा रखी है और समय निकाल कर यहाँ वो क्रिकेट खेलते रहते हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को लेकर मुंबई पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश में कुश्ती का खिलाड़ी था और सैफ पर उसने कुश्ती वाले दाव से ही हमला किया। आरोपी शरीफुल इस्लाम को बचपन से ही कुश्ती का शौक था। वो अपने मोहल्ले में खूब कुश्ती खेलता था। मोहम्मद शरीफुल ने कुश्ती की कुछ प्रतियोगिताओं में स्थानीय लेवल पर हिस्सा भी लिया था। यही कारण है कि आरोपी की फिजिक और बॉडी एकदम टाइट थी। जब ये सैफ की नौकरानी लीमा पर हमला कर रहा था उसी समय सैफ ने आरोपी की कमर को मजबूती से पकड़ा, लेकिन आरोपी शरीफुल इस्लाम ने कुश्ती के दाव से सैफ को काबू में कर लिया और पहले सैफ के गले के पिछले हिस्से में चाकू मारा और फिर पीठ पर चाकू से वार किया, जिसके चलते चाकू का एक हिस्सा टूट गया। पूछताछ में आरोपी ने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले एक ऑटो ड्राइवर से पता चला था कि बांद्रा में कई बड़े बिजनेसमैन और पैसे वाले रहते हैं। उसी दिन आरोपी ने चोरी करने का प्लान बनाया और सैफ अली खान की बिल्डिंग को चुना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ नीचे लॉन था जिससे चढ़ते समय गिरने की संभावना हुई तो ज्यादा चोट नहीं आएगी। 1 करोड़ की चोरी के इरादे से आया था और पैसा लेकर बांग्लादेश जाने की तैयारी में था। 1 करोड़ मांगने का जिक्र सैफ की नौकरानी ने भी अपने बयान में किया है। फिलहाल मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या सैफ अली खान के घर में घुसने से पहले आरोपी मोहम्मद शरीफुल शहजाद ने कुछ और सेलिब्रिटी के घरों की रेकी की थी। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। मुंबई पुलिस अब क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मुंबई पुलिस आरोपी शरीफुल इस्लाम को घटनास्थल यानी सैफ अली खान के घर पर लेकर जा सकती है। यही नहीं, अस्पताल में भर्ती एक्टर सैफ अली खान का बयान भी पुलिस दर्ज करेगी। दरअसल आरोपी लगातार कई तरह की बातें कह रहा है। ऐसे में पुलिस उस मौके पर ले जाकर उसके बयानों को जांचेगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आरोपी ने वारदात को कैसे अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों और उसी डक्ट का इस्तेमाल किया। आरोपी ने बताया कि उसे नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है, वो पहले कभी इस बिल्डिंग में नहीं आया। मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपी के वर्ली के घर पर नजर रखी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद से एक बर्थ सर्टिफिकेट मिला है, जिससे ये बात साबित होती है कि वो बांग्लादेशी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी से रेप मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय को सजाए मौत तो नहीं मिली, लेकिन उसे मरते दम तक सलाखों के पीछे रहना होगा। सियालदह जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपराधी संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी माना। इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम फांसी का प्रावधान है, लेकिन जज अनिर्बन दास ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना। इसलिए अपराधी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ 3 सेक्शन में। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है। हालांकि सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने अपराधी के मौत की सजा की मांग की है। सीबीआई ने दलील दी कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए मौत की सजा होनी चाहिए। दरअसल 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 10 अगस्त 2024 को संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया और 18 जनवरी 2025 को संजय रॉय दोषी करार दिया गया और आज यानी 20 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया।
और जम्मू कश्मीर के सोपोर से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। सोपोर में अभी भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। पूरे इलाके की सुरक्षा वालों ने घेराबंदी की हुई है, लेकिन दुखद खबर यह है कि इसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया है। आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है, पूरे इलाके को घेरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से दहशत का माहौल है, जिससे अभी तक 17 लोगों की जान चली गई है और इस मामले में अब केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। और बीमारी का पता लगाने के लिए केंद्र की टीम राजौरी के बाढ़ाल गांव पहुंची। अधिकारियों ने लोगों से मुलाकात की और जानकारी जुटाई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस रहस्यमय बीमारी को लेकर एक अंतर मंत्रालयीय टीम गठित करने का आदेश दिया। इस रहस्यमय बीमारी को लेकर अधिकारी भी हैरान हैं। करीब 2000 से ज्यादा सैंपल भी लैब भेजे गए, लेकिन किसी भी वायरल या संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। राजौरी के बढ़ाल गांव में दिसंबर 2024 की शुरुआत से अब 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 40 लोग इससे प्रभावित हैं। इस बीमारी में मरीजों की हालत 2 से 3 दिनों के भीतर तेजी से बिगड़ती है, जिससे मरीज कोमा में चला जाता है और वेंटिलेशन के बावजूद मौत हो जाती है। फिलहाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन मौतों की जांच कर रही है। केंद्र और जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। विशेषज्ञ और पीजीआई चंडीगढ़ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जैसे संगठन बीमारी का पता लगाने में जुटे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बीमारी से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 7 से 12 दिसंबर के बीच गाँव में 2 अन्य परिवारों के 9 सदस्यों की भी मौत हुई थी। मध्य प्रदेश के सरगुजा में बुलडोजर एक्शन पर बवाल मच गया है। फॉरेस्ट जोन में बने अवैध 117 घरों को तोड़ने के लिए जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, सैकड़ों की संख्या में लोग हंगामा करते नजर आए। कोई बुलडोजर के आगे खड़ा हो गया, कोई पुलिस से भिड़ गया, जैसे लोग पूरी तरह बवाल के मूड में आ गए हों। ये तस्वीर अंबिकापुर इलाके के वन क्षेत्र की है। जरा देखिए तो सही किस तरह गदर मची है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जहां लोग खुद अपने घरों की छत हटा रहे हैं, सामान बाहर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पता है अवैध इमारत पर जब पीले पंजे का वार होगा तो ना ये दीवार बचेगी, ना अंदर रखा सामान। दरअसल सुरगजरा के इस इलाके में जंगल की जमीन पर अवैध तरीके से 117 घर बनाए गए थे, जिनमें से पहले बुलडोजर वार में 60 घरों को नोटिस मिला था। लेकिन जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, वहाँ बुलडोजर वार ने काम तमाम कर दिया। हालांकि इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। आक्रोशित भीड़ की पुलिस से नोकझोंक भी हुई, लेकिन बुलडोजर एक्शन नहीं रुका। और देश की राजधानी दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर यह चिट्ठी लिखी गई है। एक्टर सैफ पर हमले का एलजी ने जिक्र किया है इस चिट्ठी में। घुसपैठियों की वजह से रोजगार में भी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों को रोजगार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाए। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप की ताजपोशी के लिए हाईटेक तैयारी हुई है। दुनिया भर के दिग्गज ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। रात 10:30 बजे शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दौरान अपनी मां द्वारा दी गई बाइबल और लिंकन बाइबल का इस्तेमाल करेंगे। शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कैंडल लाइट डिनर का भी आयोजन किया। इस डिनर में दुनिया के दिग्गज कारोबारी और सेलिब्रिटी शामिल हुए। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते ही मेलेनिया ट्रंप एक बार फिर अमेरिका की फर्स्ट लेडी बन जाएंगी। मेलेनिया आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप के साथ साथ रहेंगी। इस बीच अमेरिकी मौसम विभाग ने बर्फीली हवाओं की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा आदेश दिया और अब शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल रोटुंडा में आयोजित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में देश और दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा लेने के लिए वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, तो शपथ ग्रहण में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल होंगी। ट्रंप को शपथ लेते देखने के लिए अमेरिका के 4 पूर्व राष्ट्रपति भी होंगे। इनमें जो बाइडेन के अलावा बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा भी आएंगे। ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं, इसलिए उनके समर्थकों में खास उत्साह है। नए राष्ट्रपति के स्वागत में वर्जीनिया का आसमान आतिशबाजी के रंग में रंगा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अब हीरे की मूर्ति बनाई गई है। आज ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे और इस मौके पर सूरत के 5 अनुभवी ज्वेलर्स ने हीरे से ट्रंप की आकृति बनाई है। ट्रंप की इस प्रतिकृति को 4.5 कैरेट हीरे से 2 महीने में तैयार किया गया है।
डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिकृति वाला ये अनोखा हीरा सूरत की ग्रीन लैब डायमंड कंपनी ने बनाया है। इस प्रतिकृति को बेहद बारीकी से तैयार किया गया है। हीरे पर उकेरी गई ट्रंप की ये प्रतिकृति इतनी शानदार है कि आप देखते रह जाएंगे। ग्रीन लैब डायमंड के मालिक मुकेश भाई पटेल और स्मिथ पटेल की हीरा फैक्ट्री में काम करने वाले 5 कामगारों ने 60 दिनों की मेहनत के बाद लैब ग्रोन डायमंड में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर तैयार की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 10,000 अमेरिकी डॉलर यानी 8,65,000 रुपए से ज्यादा है। हरियाणा के फरीदाबाद में चोरी की एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां चोरों ने कारोबारी के घर से कैश तो चोरी किया ही, साथ ही महिलाओं के बालों से भरा बोरा भी उठाकर ले गए। चोरी की ये पूरी वारदात पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें पहले 2 चोर आगे जाते हैं, जबकि बाकी 2 चोर कुछ देर बाद बालों से भरा बोरा चुराकर घर से निकलते हैं। कारोबारी रंजीत मंडल के मुताबिक चोरी की घटना के वक्त वो घर में ही सो रहे थे, लेकिन बिल्कुल सुबह के वक्त हुई चोरी की वजह से वो लोग जान नहीं पाए। दरअसल रंजीत मंडल पुराने बाल खरीदने और बेचने का काम करते हैं। चोरी हुए बालों की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा चोरों ने एक बैग में रखे 2,13,000 रुपए नकद भी चुरा लिए। 2:55 से लेकर 3 बजे का कुछ टाइम तक उसी समय में हमारा घर से चोरी हो गया बाल, और बाल का अंदर मैं पैसा छुपा के रखा था। कैसे बाल? लेडीज का कंघी से झड़ जाता है वही वाला बाल। रंजीत मंडल जो बालों को बेचने का कारोबार करते हैं, जिनका इस्तेमाल विग और हेयर एक्सटेंशन जैसे उत्पादों में किया जाता है। दरअसल इन बालों की भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी बड़ी डिमांड है। फिलहाल पीड़ित रंजीत मंडल ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करा दी है। कभी आपने किसी जज को सड़क पर उतरते देखा है? क्या आपने कभी किसी जज को सड़क पर लाइसेंस चेक करते देखा है? जाहिर सी बात है जवाब नहीं होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जज साहब को खुद सड़क पर उतरना पड़ा और लाइसेंस चेक करना पड़ा? सूट बूट में जब जज साहब सड़क पर उतरे और गाड़ियों की चेकिंग शुरू की तो बिना वर्दी वालों को पहले तो लोगों ने भाव नहीं दिया, लेकिन जैसे ही एक सिपाही नजर आया पब्लिक समझ गई मामला संगीन है। ट्रैफिक नियमों से बेपरवाह दमोह की पब्लिक को सुधारने के लिए जज साहब को खुद सड़क पर उतरना पड़ा। यानी सड़क पर नियम तोड़े, सड़क पर ही अदालत, सड़क पर ही फैसला, अब भरो जुर्माना। यातायात अवरुद्ध हो रहा है, लोगों ने गंदगी ऐसी फैला रखी है जिनसे आए दिन मतलब संक्रमण का रोग फैल रहा है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैलती जा रही है। इन सब के लिए हम संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। यानी दमोह के ट्रैफिक तोड़ लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने के लिए जज साहब खुद फोर्स लेकर सड़क पर उतरे। लेकिन सच तो ये है कि ट्रैफिक तोड़ पब्लिक जज साहब को देखकर नहीं डरी, बल्कि वर्दी में खड़े एक सिपाही का खौफ ही काफी था। आम पब्लिक सुधर नहीं रही है, पुलिस की बात मान नहीं रही है, और भी प्रशासनिक अधिकारी जो कार्य करते उनकी बात नहीं मान रहे, इसलिए हमको सड़क पर आना पड़ रहा है। जज साहब ये देखकर दंग रह गए कि यहाँ तो हर दूसरा आदमी ट्रैफिक नियम को तोड़ रहा है। अगर पुलिस ने इतने चालान भेजने शुरू कर दिए तो यकीनन पूरी अदालत मोटर व्हीकल एक्ट के मामले सुलझाते सुलझाते ही थक जाएगी। खैर ग्राउंड पर उतरकर जज साहब भी सच्चाई से रूबरू हो गए होंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सड़क पर सिगरेट पीने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और लगे हाथ चालान भी काट रही है। श्रीनगर में पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करने वालों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया है, जो अब एक्टिव मोड में है। ऐसे लोगों को दबोचा जा रहा है जो सड़कों पर धुएं का छल्ला उड़ा रहे हैं, और कम से कम 200 रुपए का चालान भी किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शहर को साफ रखने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे सैलानियों को परेशानी ना हो। ऐसे में जो भी सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते या गुटखा खाते पकड़े जा रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। तो पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना होता है। इसमें एक कानून है कोटपा, कोई भी बंदा पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकता है। अभी तक हमने 3 चालान किए हैं, 3 लोग। ये नियम उन सैलानियों पर भी लागू है जो जम्मू कश्मीर बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर श्रीनगर में खुलेआम सिगरेट पीते पकड़े गए तो जुर्माने के तौर पर कम से कम 200 रुपए का चालान लगने वाला है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है और इसकी शानदार तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी ने पूरे इलाके को गुलजार कर दिया है। इसकी ड्रोन तस्वीरें ली गई हैं जो बेहद खूबसूरत है। बर्फ से ढके पहाड़ों की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके की है, जहां ताजा बर्फबारी से पूरा इलाका गुलजार हो गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रकृति ने पूरे पहाड़ को बर्फबारी से सजा दिया हो।
बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे टूरिस्ट बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद पूरा नजारा जन्नत जैसा हो गया, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पर्यटन को बढ़ता देख व्यापारियों में भी खुशी है। सुंदर और बर्फीले नजारे को देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ये नजारा आपको भी अलग ही एहसास देगा। वहीं जोजिला पास से गुजर रही सड़क पर बर्फबारी से पूरा रास्ता बंद हो गया, जिसे साफ करने में बीआरओ पूरी मुस्तैदी से जुटा है और उम्मीद है कि पूरी सड़क से जल्द बर्फ को हटा लिया जाएगा। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पति की। नमस्कार। जी न्यूज़।